हेलो स्टूडेंट्स। हमने कल इंडियन पॉलिटी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जो कि है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये पढ़ लिया था, और वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये टॉपिक भी पढ़ लिया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को लाया जाता है, और जो बाद में हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसका प्रियम्बल बनता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है। और उसके बाद जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, उसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे क्या क्या इफ़ेक्ट हुए, और इसके मेनली तीन इफ़ेक्ट थे या तीन चेंजेस हुए थे जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 का, उससे। तो ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जिस जो कि मेनली जिसका जो वर्क था वो था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना और इंडिया के लिए ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट करना। लेकिन उसने इसके अलावा कुछ और एडिशनल फंक्शंस को भी परफॉर्म किया था। तो हमने ये पढ़ा था कि क्या क्या फंक्शंस थे वो, जैसे कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में इंडिया का रेटिफिकेशन कर दिया था, और इसमें बताया गया था कि जो नेशनल फ्लैग है वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, और जो नेशनल एंथम है वो 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, और जो कि नेशनल सॉन्ग है हमारे देश का, वो भी जनवरी 24 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था, हमने इसमें पढ़ा था। और इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी हमारी, वो जो थी उसको अपना पूरा कंप्लीट करने में, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 11 सेशंस उसने अपने 11 सेशंस बुलाए थे, और इसमें जो टाइम लगा था 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज़ का टाइम बना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। और इसमें ये बताया गया था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, उन्होंने जो है वर्ल्ड की कम से कम 16, लगभग 60 कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उनको पढ़कर, वहाँ से देख समझ कर उनमें से जो भी बेस्ट प्रोविज़न थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनेक्ट किए थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इंक्लूड किया था। और जो ये हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनाने में लगभग 114 दिन लगे थे, 114 डेज़ का टाइम लगा था। और जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनाने में जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो था 64 लाख रुपीज़। और इसमें ये बताया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसका जो फाइनल सेशन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें कि जो सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने अपने अपने सिग्नेचर किए थे। ठीक है। और उसके बाद क्या था कि तब भी अपने फाइनल सेशन के बाद भी जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ये इंड नहीं हुई थी, इसका फंक्शन इंड नहीं हुआ था। इन्होंने तब उसके बाद जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसने एक प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रूप में काम किया था। ये इन्होंने फ्रॉम 26 जनवरी 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट। अब जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसने एक प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रूप में काम करना स्टार्ट किया था 26 जनवरी 1950 से लेकर, कि जब तक हमारी न्यू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट ना हो जाए, न्यू पार्लियामेंट का फॉर्मेशन ना हो जाए। और जो हमारी न्यू पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हुआ था, वो हुआ था जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे 1951-52 उनके बाद। तो जो हमारा इसमें एक पॉइंट ये देख लेते हैं कि जो हमारी जो प्रोविजनल पार्लियामेंट थी, उसने अपना काम करना बंद कर दिया था। वो कब किया था? 17 अप्रैल 1942 को। और जो फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, जिसमें कि अपने 2 हाउसेस थे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, वो आई थी एग्जिस्ट में मई 1952 में। ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था। और आज हमें अपने इस लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करना है कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली।
The Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks of constitution making. इसमें ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डिफरेंट कमिटीज़ बनाई, कई कमिटीज़, नंबर ऑफ कमिटीज़ बनाई, मतलब बहुत सारी कमिटीज़ बनाई कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो डिफरेंट टास्क थे उनके लिए डिफरेंट कमिटीज़ को बनाया गया. ठीक है. आउट ऑफ दीज 8 वर मेजर कमिटीज़ एंड द अदर्स वर माइनर कमिटीज़. बताया गया कि इन कमिटीज़ में से जो 8 कमिटीज़ हैं वो मेजर कमिटीज़ हैं और बाकी जो अदर हैं वो माइनर कमिटीज़ हैं. ठीक है. तो देखते हैं इनको. द नेम्स ऑफ दीज कमिटीज़ एंड देयर चेयरमैन आर गिवन बिलो. उसमें ये बताया गया है कि ये कमिटीज़ दी गई हैं और इनके चेयरमैन के नाम बताए गए हैं. स्टूडेंट्स, इसमें से मेजर कमेटी जो ये हैं ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ ही जाते, चाहे पीसीएस के एग्ज़ाम हो, एसएससी लेवल के एग्ज़ाम हो, इनमें रेलवे के हो, इनमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर में सिंपली. कि जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे. ये थे जवाहरलाल नेहरू. तो इसको थोड़ा हम पढ़ते हुए चलते हैं. ये सारी फैक्चुअल नॉलेज है तो हमको फैक्चुअल बेसिस पे एज ए वन लाइनर इसको तैयार करना है. चलिए देखते हैं. तो पहली मेजर कमेटी जो थी वो थी यूनियन पावर कमेटी जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू. नंबर 2 दूसरी मेजर कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू. और तीसरी मेजर कमेटी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. फोर्थ कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है. और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है. और जो 5th मेजर कमेटी है उसका नाम है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ और उसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. इसमें कहा गया है कि दिस कमेटी हैड द फॉलोइंग 5 सब कमिटीज़. ये जो सरदार पटेल जी ने ये जो कमेटी बनाई थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़, इसकी जो है 5 सब कमिटीज़ थी. इसमें जो पहली सब कमेटी थी वो थी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जे.बी. कृपलानी और जो दूसरी कमेटी थी वो थी माइनॉरिटीज़ सब कमेटी जो बनाई थी एच.सी. मुखर्जी जो थे उसके चेयरमैन थे. एग्ज़ाम्स में ये जो 2 सब कमिटीज़ हैं मेनली, वैसे तो इसकी जो इनकी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया जो कि सरदार पटेल इसके चेयरमैन थे, इस कमेटी इसके 5 सब कमिटीज़ हैं. लेकिन इसमें से जो ऊपर की 2 हैं ये एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है कि इसके चेयरमैन कौन थे. इसमें जो पहली सब कमेटी है वो है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी. तो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे जे.बी. कृपलानी. उसके बाद जो नंबर 2 है माइनॉरिटीज़ सब कमेटी. जो माइनॉरिटीज़ सब कमेटी है इसके चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी. नंबर 3 जो तीसरी सब कमेटी थी वो थी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी और इसके जो चेयरमैन थे वो गोपीनाथ बारदोली. नंबर 4 एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़ अदर देन दोज इन आसाम सब कमेटी जो और इसके जो चेयरमैन थे वो थे ए.वी. ठक्कर. और जो 5वीं और लास्ट इसकी सब कमेटी थी वो थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल अफेयर्स सब कमेटी. उसके बाद नेक्स्ट जो 6th मेजर कमेटी थी वो थी रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी और इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और जो 7th मेजर कमेटी थी वो थी स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स और इसके जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू. और जो 8th मेजर कमेटी थी वो थी स्टीयरिंग कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है. तो इनको जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एज ए फैक्चुअल नॉलेज और उसको वन लाइनर समझते हुए हमने इसको याद कर लेना है और आगे बढ़ना है. इसमें मेजर कमिटीज़ में से ही ज़्यादा पूछा जाता है, माइनर में से तो हो सकता है कोई एक आ जाए, नहीं तो माइनर में से नॉर्मली नहीं ही आते हैं. चलिए देखते हैं. हमने तो इसमें पूरा चैप्टर ही पढ़ना है. तो माइनर कमिटीज़, इसमें जो माइनर कमिटीज़ में पहली कमेटी आती है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी. इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद.
जो दूसरी माइनर कमेटी थी क्रेडेंशियल्स कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नंबर 3 जो हाउस कमेटी थी, हाउस कमेटी के जो ठीक है जो हाउस कमेटी थी उसके चेयरमैन थे बी पट्टाभी सीतारमैया। नंबर 4 जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर के एम मुंशी। नंबर 5 जो एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग ये जो थी इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 6 कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसके जो प्रेसिडेंट थे यानी जो इसके चेयरमैन थे वो थे जीवी मावलंकर। नंबर 7 यह इसमें एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट एस वरदाचारी इसके जो थे चेयरमैन थे, और ये जो थे एस वरदाचारी थे ये असेंबली के मेंबर नहीं थे। नंबर 8 पॉइंट है, नंबर 8 नंबर की जो माइनर कमेटी है वो है कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, और उसके बाद जो नाइन्थ माइनर कमेटी थी वो थी एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके चेयरमैन थे नलिनी रंजन सरकार, नॉट एन असेंबली मेंबर। नंबर 10 लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे एस के दार, और ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। नंबर 11 स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और नंबर 12 प्रेस गैलरी कमेटी, इसके जो प्रेस गैलरी कमेटी है इसके जो चेयरमैन थे वो थी उषा नाथ सेन। नंबर 13 एडहॉक कमेटी ऑन द सिटीजनशिप, और इसके चेयरमैन थे एस वरदाचारी, और ये भी जो एस वरदाचारी थे ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ये तो मेजर और माइनर कमिटीज़ हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज़ की। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, तो अब हम ड्राफ्टिंग कमेटी को पढ़ लेते हैं। Among all the committees of the Constituent Assembly, the most important committee was the Drafting Committee set up on August 29, 1947। इसमें ये कहा गया है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जितनी भी कमिटीज़ थी, अमंग ऑल द कमिटीज़ उनमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी, जो कि अगस्त 29, 1947 को सेटअप की गई। ठीक है, एंड इट वाज दिस कमिटी दैट वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बताया गया है कि जो ये ड्राफ्टिंग कमिटी थी ये इसको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए एक ड्राफ्ट बनाने का टास्क दिया गया था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आ जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स थे, या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या फिर ये ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ जाता है एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, या फिर बताइए कि कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। तो इसीलिए हमको 7 मेंबर्स का नाम याद होना चाहिए। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। दे आर नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। नंबर 2 एन गोपाल स्वामी अयंगर। नंबर 3 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नंबर 4 डॉक्टर के एम मुंशी। नंबर 5 सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। नंबर 6 एन माधव राव। जो एन माधव राव हैं वो रिप्लेस किए गए थे बी एल मित्तर की जगह पे, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था इल हेल्थ के कारण, उनकी हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो गए थे, तो बी एल मित्तर की जगह एन माधव राव आए। और जो लास्ट जो उसके मेंबर थे वो थे टी टी कृष्णमाचारी, जो कि रिप्लेस किए गए डी पी खैतान की जगह, जिनकी डेथ हो गई थी 1948 में। ये आगे देखते हैं। द ड्राफ्टिंग कमिटी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रपोजल्स ऑफ द वेरियस कमिटीज़ prepared the first draft of the Constitution of India which was published in February 1948। ये कहा गया है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी और जिसने जो भी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जितनी भी बहुत सारी जो भी अलग अलग कमिटीज़ थी उन सब से कंसिडरेशन लेकर, उन सब से विचार विमर्श करके जो भी प्रपोज़ल दिया उससे अपने पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक ड्राफ्ट तैयार किया, और फर्स्ट ड्राफ्ट को ड्राफ्टिंग कमेटी ने पब्लिश किया फरवरी 1948 में। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया
were given 8 months to discuss the draft and propose amendments. इसके लिए जो पीपल जो इंडिया के लोग हैं उन लोगों को 8 मंथ्स का टाइम दिया गया कि जो ड्राफ्ट आया है फर्स्ट टाइम जो ड्राफ्ट आया है उसको ठीक है, आप उसमें अपने डिस्कशंस दें, अपने अमेंडमेंट्स दें, पब्लिक कमेंट्स दें और क्रिटिसिज्म उसमें अपना आप दे सकते हैं, कोई भी सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, जिससे कि फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड ए सेकेंड ड्राफ्ट। उन सब जो भी क्रिटिसिज्म आए, जो भी अमेंडमेंट्स आए, उसके बाद उन्हें अपना सेकेंड टाइम अपना ड्राफ्ट दिया और जो कि पब्लिश हुआ अक्टूबर 1948। द ड्राफ्टिंग कमेटी took less than 6 months to prepare its draft। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने अपना ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना काम पूरा करने में या ड्राफ्ट बनाने में 6 महीने से कम का टाइम लिया था। इन ऑल इट सेट ओनली फॉर 141 डेज। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो उसने 141 डेज की मीटिंग में ये अपना सारा काम किया था, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस पर्पज से 141 दिन 141 डेज उन्होंने काम किया या इस पर वो बैठे, ठीक है, काम करने के लिए। तो हमने ये देखा अपना कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी आई थी वो उसका सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 मेंबर की ये बॉडी थी, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके मेंबर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, एन माधवराव थे और टी कृष्णमाचारी थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहली बार जो ड्राफ्ट आया वो फरवरी 1948 में आया, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया कि पीपल ऑफ इंडिया के लोगों को 8 मंथ्स 8 महीने का टाइम दिया कि वो इस ड्राफ्ट में डिस्कशन कर सकते हैं, अपने जो भी हैं अमेंडमेंट्स बता सकते हैं और उनके कोई सजेशन हो वो भी बता सकते हैं। और फिर उन्होंने जो भी पब्लिक कमेंट्स आए थे, क्रिटिसिज्म आए थे, जो भी सजेशंस आए थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट करते हुए जो भी फर्स्ट ड्राफ्ट लाए थे उसमें सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए और उसको दोबारा से थोड़ा अमेंड करके सेकेंड ड्राफ्ट को पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 में, ठीक है। और इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसने 6 महीने से कम का टाइम लिया था अपने ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में, और ये 141 दिन तक इन्होंने अपना काम किया। 141 दिन तक उन्होंने इस चीज़ के लिए वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठे, उन्होंने मीटिंग की और ड्राफ्ट को तैयार किया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना या कॉन्स्टिट्यूशन को अधिनियमित करना। तो इसमें देखते हैं Dr. Bhimrao Ambedkar introduced the final draft of the Constitution in the Assembly on 4th November 1948. First reading, the Assembly had a general discussion on it for 5 days till November 9, 1948. इसमें ये कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो फाइनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फाइनल ड्राफ्ट था वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 4 नवंबर 1948 को इसकी पहली रीडिंग जो हुई थी उसमें उन्होंने उसे रिप्रेजेंट किया था। इसकी पहली रीडिंग हुई और असेंबली में उसके बाद इसकी फर्स्ट रीडिंग में असेंबली में ड्राफ्ट के बारे में जनरल डिस्कशंस चला 5 दिन तक, ठीक है। जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 डेज टिल नवंबर 9, 1948। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें 5 दिनों तक हमारा डिस्कशन चला था, जो कि चला था 4 नवंबर 1948 से लेकर नवंबर 9, 1948 तक। द सेकेंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन स्टार्टेड ऑन नवंबर 15, 1948 एंड एंडेड ऑन अक्टूबर 17, 1949। ये कहा गया है कि जो इसकी सेकेंड रीडिंग स्टार्ट हुई क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब एक एक क्लॉज को पूरा
देखा गया, पूरा उसमें कंसिडरेशन किया गया, उसको पूरा चेक किया गया, ठीक है। जो स्टार्ट हुआ 15 नवंबर 1948 को और एंड हुआ 17 अक्टूबर 1949 को। ड्यूरिंग दिस स्टेज एज मैनी एज 7,653 अमेंडमेंट्स वर पोस्टपोन। क्या हुआ कि इस स्टेज में 7,653 अमेंडमेंट्स जो थे वो दिए गए थे, लोगों के द्वारा प्रपोज किए गए थे, और उसमें से 2,473 ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिनको एक्चुअली डिस्कस भी किया गया था, या ऐसे प्रोविज़न थे जो लोगों के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ही लोगों के द्वारा उसको सजेस्ट किया गया था कि उसमें कुछ चेंजेस किए जाएँ, और वो चेंजेस किए भी गए, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड रीडिंग आई ड्राफ्ट की। लिखा है द थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड ऑन नवंबर 14 1949। कहा गया है कि जो थर्ड रीडिंग हुई ड्राफ्ट की वो स्टार्ट हुई 14 नवंबर 1949 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूव्ड ए मोशन। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने एक मोशन चलाया। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सेटल किया गया है उसको असेंबली में पास भी होना चाहिए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि असेंबली में बनाया गया है उसको पास करना है, ठीक है। असेंबली बी पास्ड कर दिया गया है, ठीक है। अब उसको ये जो है जो हमने जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूट किया था अब ये पास हो गया है, ठीक है। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर मोशन था वो पास हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और ये डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। The motion on draft constitution was declared as passed on November 26, 1949 and received the signature of the members of the एंड द प्रेसिडेंट। इसमें क्या हुआ कि जो मोशन लाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि वह पास हो गया है 26 नवंबर 1949 को, और सेम डे उसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स हैं उनके सिग्नेचर्स हो गए हैं, और प्रेसिडेंट के भी उसमें सिग्नेचर हो गए हैं। आउट ऑफ ए टोटल 299 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ओनली 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दैट डे। इसमें ये कहा गया कि जो भी टोटल 299 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उनमें से केवल 284 जो थे वो एक्चुअली प्रेजेंट थे उस दिन, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन में साइन करने के लिए, ठीक है। This is also the date mentioned in the preamble as the date on which the people of India in the Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves this constitution। इसमें ये कहा गया है कि जो ये 26 नवंबर 1949 की जो ये डेट थी, यह एक ऐसी डेट थी कि जो प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है, और इस डेट के बारे में ये कहा गया है कि यह ऐसी डेट है जिस दिन, यह ऐसा दिन है जिस दिन इंडिया के लोगों ने, भारत के लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, उन्होंने खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 कंटेन्ड ए प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। ने कहा कि जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसमें कि एक प्रियम्बल था और 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। इनिशियली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, जो कि अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। द प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। जो प्रियम्बल था वो जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया था उसके बाद इसको इनेक्ट किया गया था, ठीक
ठीक है, क्योंकि जो प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल को कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, इसको प्रियम्बल में बाद में इनेक्ट किया गया था, जबकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पहले ही इनेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट लाइन इसमें है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द देन लॉ मिनिस्टर पायलटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली। कहा गया है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो उस टाइम में लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने ही ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था असेंबली में, और ही टुक ए वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन द डेलिब्रेशन ऑफ द असेंबली। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें इसमें इस ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग जो है ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को बनाने में और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और जो भी वहाँ पर जो भी बहस हुआ करती थी उसमें भी वो अपना अहम रोल निभाते थे। ही वॉज नोन फॉर हिज लॉजिकल, फोर्सफुल एंड परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली। ये कहा जा रहा है कि वह अपने लॉजिकल जो भी तथ्यात्मक और जो भी लॉजिकल थे, फोर्सफुल और परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाने जाते थे। उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे वो लॉजिकल हुआ करते थे, और ही इज़ रिकग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पिता कहा जाता है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस ब्रिलियंट राइटर, ये उन्हीं के लिए कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, कि ये जो ब्रिलियंट राइटर थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे और अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, एक शेड्यूल्ड कास्ट के एक बहुत बड़े अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, और द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक चीफ आर्किटेक्ट से मीन्स मुख्य निर्माणकर्ता थे। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इसमें हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी तरीके से कम्प्लीटली इन्फोर्स कब हुआ था, ठीक है। वो हुआ था कम्प्लीटली इन्फोर्स, जो हुआ था उसके सारे प्रोविजंस जो इन्फोर्स हुए थे वो स्टार्ट हुए थे इन्फोर्स होना 26 जनवरी 1950 से, है। Some provisions of the constitution pertaining to citizenship, elections, provisional parliament, temporary and transitional provisions and short title contained in, ये दे रखा है कि जो कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जैसे कि सिटीजनशिप, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविज़न जैसे कि सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शंस हो गया, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट और टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस और शॉर्ट टाइटल्स हैं। ये सारे प्रोविजंस जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया गया था उसी दिन से ये इन्फोर्स हो गए थे, और वो डेट थी 26 नवंबर 1949, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। कि सब प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल कंटेन्ड इन आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 came into force on November 26, 1949 itself. इसमें इन आर्टिकल्स को हम सिंपली रीड कर ले रहे हैं ताकि हम पढ़ते रहेंगे तो हमारे माइंड में थोड़ा सा बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इनको रटना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि जो ऐसे ऐसे कुछ प्रोविज़न्स जो कि उसी दिन से स्टार्ट हो गए थे जब से हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इनेक्ट किया था। इनेक्ट करने की क्या डेट थी, वो थी 26 नवंबर 1949। तो कुछ प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसी दिन से इन्फोर्स हो गए थे, लागू हो गए थे, ठीक है। वो क्या क्या थे कि सिटीजनशिप के जितने भी लॉज हैं वो उस दिन से लागू हो गए थे, इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविज़न थे वो इन्फोर्स हो गए थे, प्रोविजनल पार्लियामेंट के जो भी कॉन्सेप्ट थे
थे, जो भी उससे रिलेटेड लॉज थे वो इनेक्ट हो गए थे, वो इन्फोर्स हो गए थे। टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो थे उनको भी इन्फोर्स कर दिया गया था। एंड शॉर्ट टाइटल जो कि, और ये सब जो भी आर्टिकल 5 था, 6, 7, 8, 9, 60, ये सारे जो भी लिखे गए हैं, इनमें जो भी प्रोविजंस थे उनको उसी दिन से इनेक्ट कर दिया गया था, उसी दिन से इन्फोर्स कर दिया गया था। लिखा है द रिमेनिंग प्रोविजंस द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। एक आ गया कि बाकी बचे हुए प्रोविज़न, जो भी बचे हुए प्रोविजंस थे, बाकी जो मेजर पार्ट्स था, ठीक है, इन प्रोविजंस को छोड़कर जो अभी मैंने बताया, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस और शॉर्ट टाइटल, इनको छोड़कर बाकी बचे हुए जो भी रिमेनिंग प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आए थे। ठीक है, उनको इन्फोर्स किया गया था। जो ये 26 जनवरी का दिन है, दिस डे इज़ रेफर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। मतलब जो 26 जनवरी 1950 है, इसको रेफर्ड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। द डेट ऑफ कमेंसमेंट, लागू करने की डेट, लागू करने की दिनांक। ठीक है, उसके बाद एंड सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। देखते हैं हम ईच ईयर, हम हर साल क्या करते हैं, 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कमेंसमेंट होने की इसकी डेट थी। इस दिन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन टोटली इन्फोर्स हो गया था। ठीक है, और 26 जनवरी वॉज स्पेसिफिकली चूजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। इसमें कहा गया कि जो 26 जनवरी है, उसको ही, 26 जनवरी की डेट को ही हमने जो स्पेसिफिकली चूज़ किया कि जो इसी दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो बाकी बचे हुए प्रोविज़न हैं वो इसी दिन से लागू होंगे। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इसकी जो 26 जनवरी है, इसकी अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है, इसका एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, इट वॉज ऑन दिस डे इन 1930 दैट पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन December 1929 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो 26 जनवरी था, यह वह दिन था जिस दिन 1930 में, 1930 में जो इंडिया के लोग थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे, उन सब लोगों ने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपने देश का पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा ये जो प्रोविज़न लाया गया, ये रिजोल्यूशन उन लोगों ने, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, उसमें ये कहा गया था कि अगर पहले अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर्स से 1920 से ही ये मांग की जाने लगी कि हमें अपना सेल्फ रूल दिया जाए। महात्मा गांधी और जो भी अदर लीडर्स थे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के, उन्होंने कहा कि हमको सेल्फ रूल दिया जाए। लेकिन फिर उन्होंने लगा कि जब हम अंग्रेज़ अगर हमारी नहीं सुनते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर हमारी नहीं सुनती है, तो उन्होंने कहा कि दिसंबर 1929 में उन्होंने जब लाहौर सेशन हुआ तो उसमें उन्होंने मीटिंग की और कहा कि जो 26 जनवरी 1930 है, उस दिन हम अपने तिरंगे को फहराएंगे और अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी की जो तिथि है, जो दिनांक है, जो डेट है, उसको काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस दिया गया और उसी दिन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट या कमेंसमेंट की डेट उसको माना गया। ठीक है, with the commencement of the Constitution, the Indian Independence Act of 1947 and the Government of India Act of 1935, with all enactments amending or supplementing the latter acts were repealed। ने कहा कि इसमें कहा गया है कि with the commencement of the Constitution, ठीक है, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था और जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, इसके जो भी प्रोविजंस थे, इनको तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया गया था। इन दोनों को इसलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, वो एक काफ़ी वॉल्यूमिनस
डॉक्यूमेंट था और इसके बहुत सारे प्रोविजंस जो थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उन्हें ये लगा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, अगर इस एक्ट के कुछ के जो भी प्रोविज़न है, अगर वो हमारे इंडियंस के किसी भी राइट्स को वॉयलेट नहीं करते हैं, तो हम इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो का त्यों रख सकते हैं और इन दोनों को इंक्लूड कर लिया जाता है। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, उसको भी नल एंड वॉइड नहीं किया जाता है, उसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के हिसाब से इसको रख लिया जाता है कि क्योंकि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, इसको इसलिए भी रखा गया क्योंकि इसी के थ्रू पता चलेगा कि हमें कैसे इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिशर्स से। ठीक है। और 1935 जो है, इसका एक अपना ही महत्व था। ये बहुत वॉल्यूमिनस था, ये काफ़ी बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा एक्ट एक बनाया गया था। तो लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ये कहा था कि अगर कोई भी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया अगर कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को वॉयलेट करेगा या कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो उस लॉ को हम नलीफाई कर देंगे। लेकिन ये दोनों एक्ट ऐसे थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको उसमें इंक्लूड कर लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट, बाकी जो एक्ट जो भी वॉयलेट करते थे या कॉन्ट्राडिक्ट करते थे या फिर हमारा जो जिनमें हमारी कंट्री का इंटरेस्ट नहीं था, हमारी कंट्री के वेलफेयर में नहीं थे, उन सबको हमने नलीफाई डिक्लेयर कर दिया था। The abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949 was, however, continued. लेकिन जो प्राइवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 था, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया था। ये जो प्राइवी काउंसिल था, ये जो प्राइवी काउंसिल थी, ये ब्रिटिशर्स की थी, ये इंडियंस की नहीं थी। ये कहा गया था ब्रिटिशर्स का जब इंडिया में शासन था, उनका रूल था कि अगर इंडिया के जो भी हायर कोर्ट्स हैं, अगर उनको अपील करनी होगी कोई, तो वो लंदन में प्राइवी काउंसिल में आकर अपील कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था और उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और अब उसकी अपनी जुडिशियरी थी, अपना सारा सिस्टम था। तो अब उसे ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई किसी भी जुडिशियरी बॉडी के नियमों को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए इसका अबॉलिशन कर दिया गया। ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है कि इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सपर्ट्स कमिटीज़ ऑफ द कांग्रेस। जो ये एक्सपर्ट कमिटीज़ ऑफ द कांग्रेस है, ये टॉपिक एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन इसको पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। चलिए देखते हैं। While elections to the Constituent Assembly were still in progress, on July 8, 1946, the Congress Party, Indian National Congress, appointed an expert committee for the purpose of preparing material for the Constituent Assembly. उसमें ये कहा गया है कि जब जुलाई अगस्त 1947 में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके इलेक्शंस हो रहे थे, तो उसी टाइम तो जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसको ये लग रहा था या वो इस बात से काफ़ी अश्योर लग रही थी कि इंडिया में हमारी जीत होगी या फिर हमें ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो उन्होंने काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण एक डिसीज़न लिया। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी को नियुक्त किया, उसका अपॉइंटमेंट किया कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इलेक्शन जीत जाते हैं, तो उसके बाद हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हम कैसे इलेक्ट करेंगे, उसकी आगे की क्या प्रोसेस होगी, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वर्किंग को काफ़ी एफिशिएंट बनाने के लिए उन्होंने अभी से स्टार्ट कर दिया कि ये जो कमेटी है उसको अपॉइंट कर दिया कि ये बताए कि बिना टाइम को वेस्ट किए पहले से ही इन्होंने स्कीम्स बनाई कि कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रॉपर वर्क को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए इन्होंने इस कमेटी को बनाया। जो ये एक्सपर्ट कमेटी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इस कमेटी में
ये जो मेंबर्स थे, उसमें सबसे पहले जो सबसे मेन मेंबर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि इस एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन थे। दूसरे मेंबर थे मोहम्मद असफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गडगिल और हुमायूं कबीर और के संतनाम। ये सब जो मेंबर्स थे, ये कांग्रेस की जो कमेटी थी, एक्सपर्ट कमेटी, उसी के मेंबर थे। Later on the chairman's proposal, it was resolved that Krishna Kripalani be co-opted as member and convener of the committee. बाद में क्या हुआ कि चेयरमैन के प्रपोजल पर या उनके निर्देशन पर, उनके कहने पर क्या हुआ कि जो कृष्ण कृपलानी थे उनको वॉज रिजॉल्व टू बी, उनको किया गया कि एक साथ उनको बना दिया गया, मेंबर भी बना दिया गया और कन्वेनर भी बना दिया गया, कॉस्ट जो कि ये एक्सपर्ट कमेटी थी कांग्रेस की। ठीक है। The committee had two sittings, the first at New Delhi from July 20 to 22, 1946 and the second at Bombay from August 15 to 17, 1946। इसमें ये बताया गया है कि जब उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे जुलाई अगस्त 1946 में, तब ये कांग्रेस की जो एक्सपर्ट कमेटी थी ये उस टाइम पे दो सिटिंग कर चुकी थी। इसने पहली सिटिंग की न्यू दिल्ली में जो कि थी 20 जुलाई 20 से 22 1946 तक, और जो दूसरी इसकी सिटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, वो हुई थी बॉम्बे में अगस्त 15 टू 17 1946 में। उसमें ये कहा गया है कि इसका जो काम था कि अपार्ट्स फ्रॉम ए नंबर ऑफ नोट्स prepared by its members, the committee discussed the procedure to be adopted by the constituent assembly, the questions of the appointment of various committees, and the draft of a resolution on the objectives of the constitution to be moved during the first session of the constituent assembly। इसमें ये कहा गया है कि जो इसके जो मेंबर्स थे, ठीक है कि वो जो कमेटी थी उसके लिए उसकी काफ़ी चीज़, हर एक चीज़ का प्रॉपर ध्यान रख रही थी, लेकिन इसके साथ ही इस एक्सपर्ट कमेटी ने इस चीज़ पर भी डिस्कशन किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो जो जब किस किस प्रोसीजर से काम करेगी, वो कौन कौन से प्रोसीजर को अडॉप्ट करेगी, इस पर भी चर्चा की गई कि उसकी वर्किंग के प्रोसीजर क्या क्या होंगे। ठीक है। और इस बात पर भी क्वेश्चन किया गया, इस बात पर भी चर्चा की गई कि जो वेरियस जो कमिटीज़ अपॉइंट की जाएंगी वो किस प्रकार से की जाएंगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें डिफरेंट टास्क होंगे और डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट कमिटीज़ का फॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए इस पर भी डिस्कशन हुआ। और एंड द ड्राफ्ट ऑफ ए रिजोल्यूशन ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मूव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसमें ये कहा गया कि एक ड्राफ्ट लाया गया, एक ड्राफ्ट ऑफ रिजोल्यूशन लाया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसमें भी लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट सेशन के दौरान आया था। ठीक है। On the role played by this committee in the making of the constitution, Granville Austin, a British constitutional expert, observed। ठीक है। जो ये एक्सपर्ट कमेटी थी कांग्रेस की, एक्सपर्ट कमेटी थी, इसके अहम रोल को बताते हुए, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को बताते हुए, जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने बताया कि इट वाज द एक्सपर्ट कमेटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की जो एक्सपर्ट कमेटी थी वही थी जिसने कि आज का जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए एक रास्ता तैयार किया, उसके लिए एक ये सटीक पथ दिया है, सटीक पाथ दिया है। ठीक है। The committee members working within the framework of the cabinet mission स्कीम। इसमें ये बताया गया कि जो भी ये कमिटी के मेंबर्स थे, ये जो कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स थे, ये कैबिनेट मिशन स्कीम का भी जो फ्रेमवर्क था उसी के अंडर वर्क कर रहे थे। और जो ये
जो भी ये एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स थे, इन्होंने जनरल सजेशंस बताए थे, जो भी ऑटोनॉमस एरियाज़ थे और पावर्स के बारे में बताया था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंटर की पावर्स के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया। एंड अबाउट सच इश्यूज एज द प्रिंसली स्टेट्स, और प्रिंसली स्टेट्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ को भी डिस्कशन किया। एंड द अमेंडिंग पावर, और जो जो पावर्स अमेंड की जा सकती हैं उन पर भी डिस्कस किया, जो भी सुधारात्मक जो पावर हैं उन पर भी इन्होंने डिस्कशन किया था। दे ऑल्सो ड्राफ्टेड ए रिजोल्यूशन, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि जो ये कांग्रेस की जो एक्सपर्ट कमेटी थी उन्होंने एक रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये लोग भी, ये जो कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी थी, ये भी अपना एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि अभी हमने ये ऊपर पढ़ा था कि ड्राफ्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये भी अपना एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे, जैसे कि जो क्लोजली रिजेबलिंग द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाते हैं, जो सेम उससे मिलता था। उनका ये कहने का मतलब है कि ये लोग भी एक ऐसा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बना के लाए थे। इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में फर्स्ट टाइम ऐसा रखने की कोशिश की थी, जो कि मिलता जुलता था, किससे मिलता था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। ठीक, तो अब ये हम लोगों ने यहाँ तक इसको समझ लिया है। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसमें ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में जो डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कैसे इसको क्रिटिसाइज़ किया है, उनके क्या क्या क्रिटिसिज्म हैं। द क्रिटिक्स हैव क्रिटिसाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन वेरियस ग्राउंड्स। इन्होंने कहा है कि जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने डिफरेंट ग्राउंड्स में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्रिटिसाइज़ किया है, और वो इस प्रकार हैं, दीज आर एज फॉलोज। ठीक है, नंबर 1, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। द क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली was not a representative body, as its members were not directly elected by the people of India on the basis of universal adult franchise। देखिए, उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने, क्रिटिक्स ने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उन्हें लगता था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जो इसके मेंबर्स हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं हुए हैं, यूनिवर्सली अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर उनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया है, इसीलिए ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था इसके स्टार्टिंग में चैप्टर की कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको कैसे इलेक्ट किया गया था, उसके मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का वहाँ पे प्रोविज़न बनाया गया था। और प्रिंसली स्टेट्स में कहा गया था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स के हेड होंगे वो क्या कर देंगे, जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को अपनी तरफ से नॉमिनेट करेंगे उसी को उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये कहा गया है क्रिटिक्स में कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कि हर कोई, भारत का कोई भी व्यक्ति जिसकी जो एज है वो 18 ईयर्स से ज़्यादा है, अबव 18 ईयर्स है, और वो वोट करने के लिए फ्री है, वो वोट कर सकता है, और हर किसी व्यक्ति के वोट का जो है वो इक्वल वैल्यू होगी। ठीक है, ये कहा गया था। इन्होंने कहा कि ऐसे तो किया नहीं गया था, इनडायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज में जो था वो इलेक्शन किया गया था। ठीक है, और दूसरा जो है नंबर 2, नॉट ए सोवरेन बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो एक सोवरेन बॉडी नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया? द क्रिटिक्स मेंटेन्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज नॉट ए सोवरेन बॉडी एज इट वॉज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि ये जो उनके अकॉर्डिंग, क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग, जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल्स के बाद क्रिएट की गई थी। ये कहा गया है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिए गए प्रपोजल के बाद इसको क्रिएट किया गया था, उसके आधार पर इसको क्रिएट किया गया था। Further, they said that the assembly held its session with the permission of the British government। और ये भी कहा गया कि जब भी असेंबली अपना कोई भी सेशन करती थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो उससे पहले इसको परमिशन लेनी पड़ती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट, टाइम कंज्यूमिंग।
इसमें ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक अनडुली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो एक टाइम कंज्यूमिंग बॉडी है और यह इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। दे स्टेटेड दैट द फ्रेमर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months टू कंप्लीट देयर वर्क। क्रिटिक्स में कहा गया कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं उन्होंने तो केवल 4 months में ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो काम है 4 months में ही कंप्लीट कर लिया। उसके बाद कहा गया है कि in this context, Naziruddin Ahmad, a member of the Constituent Assembly, coined a new name for the drafting committee to show his contempt for it. जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ही एक मेंबर थे नजीरुद्दीन अहमद, उन्होंने अपना एक विरोध जताया है ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रति और उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को उन्होंने कहा ड्रिफ्टिंग कमेटी का मतलब है जो बहुत धीरे धीरे चले, कछुए की तरह धीरे धीरे चलने वाली को उन्होंने इस तरीके से कहा कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है। ये इनका एक अपना क्रिटिसिज्म था। चलिए 4th पॉइंट पढ़ते हैं, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। इसमें ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड है, मतलब कि उसमें कांग्रेस का दबदबा है। द क्रिटिक्स चार्ज्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी। ऐसा कहा गया। ग्रेनविल ऑस्टिन, एन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे जो कि एक अमेरिकन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने रिमार्क किया, उन्होंने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज ए वन पार्टी बॉडी इन एन इसेंशियली वन पार्टी कंट्री। उन्होंने कहा कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो एक वन पार्टी बॉडी है और इसेंशियली वन पार्टी कंट्री भी है, क्योंकि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोलते हुए ऐसा कहा था। द असेंबली वॉज द कांग्रेस, आगे भी है, द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो कांग्रेस है और जो कांग्रेस है वो इंडिया है। इनके कहने का मतलब था कि यहाँ पे जो डोमिनेशन है वो मेनली कांग्रेस का है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, लॉयर एंड पॉलिटिशियन डोमिनेशन। तो it is also maintained by the critics that the Constituent Assembly was dominated by lawyers and politicians। इसमें ये कहा गया कि एक और क्रिटिक्स आया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसमें किसका डोमिनेशन है, उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो कौन है, लॉयर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं। ठीक है, they pointed out that other sections of the society were not sufficiently represented। इसमें ये कहा गया कि जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, उसके अदर सेक्शंस जो हैं वो सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं है। दिस टू दैम द इज़ द मेन रीज़न फॉर द बल्कीनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए कहा गया है कि उन सामान्य लोगों के लिए यह क्या है, ये मेन रीज़न है कि जो आज कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो बल्कीनेस है, बल्कि है, काफ़ी भारी है, मतलब काफ़ी अमाउंट लिए हुए हैं और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज उसकी है कॉन्स्टिट्यूशन की। क्यों, इन्होंने बोला है कि लॉयर्स थे उसमें, तो लॉयर्स की लैंग्वेज जो होती है काफ़ी लीगल वर्ड्स होते हैं, तो इन्होंने इस हिसाब से कहा कि इन लोगों के लॉयर और पॉलिटिशियन के होने की वजह से आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत भारी हो गया है, बल्कीनेस हो गया है और इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि इसको जो जनरल पर्सन है, जो सामान्य लोग हैं, वो आसानी से समझने में उनको थोड़ी परेशानी होती है, यानी आसानी से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डोमिनेटेड बाय हिंदूज। इसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज ए हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। सम क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग, कुछ क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो हिंदू डोमिनेटेड बॉडी है, वहाँ पर सिर्फ हिंदुओं का दबदबा है। लॉर्ड विस्काउंट साइमन कॉल्ड इट ए बॉडी ऑफ हिंदूज। जो लॉर्ड विस्काउंट साइमन थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ए बॉडी ऑफ हिंदूज यानी हिंदुओं की एक बॉडी ऐसा कहा था। सिमिलरली
गीतार है विंस्टन चर्चिल जो थे कमेंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी। जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने भी ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो रिप्रेजेंट करती है ओनली वन मेजर कम्युनिटी को इंडिया में। यानी उनका भी ये कहना था कि हिंदू ही वो वन मेजर कम्युनिटी है जिसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रिप्रेजेंट किया जाता है या उसका रिप्रेजेंटेशन है। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो डोमिनेटेड है हिंदुओं के द्वारा। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि ये क्रिटिसिज्म क्या क्या थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के। उसके बाद यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये सिंपल वन लाइनर्स हैं जो हमको ध्यान रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसमें कुछ समझने वाला तो है नहीं, बस सिंपल वन लाइनर्स हैं तो इनको देखते हैं। पहला है इसमें, एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज द सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसकी सील में जो सिंबल है एज ए सिंबल एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया है। वहाँ पर एलिफेंट बना हुआ है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सील में एज ए सिंबल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सर बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र हैं या जो लीगल एडवाइज़र हैं वो अपॉइंट किए गए थे से सर बी एन राव, ठीक है। थर्ड पॉइंट, HVR अयंगर वॉज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें जो सेक्रेटरी थे वो थे HVR अयंगर। पॉइंट नंबर 4, जो SN मुखर्जी थे वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। जो SN मुखर्जी हैं ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इन्हें अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाई हिम इन ए फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। इनके बारे में कहा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था अपनी हैंड राइटिंग में वो लिखा था फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, द ओरिजिनल वर्जन वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। जो ओरिजिनल वर्जन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ब्यूटिफाइड किया गया था और डेकोरेट किया गया था, जो कि आर्टिस्ट थे शांति निकेतन के। कौन कौन थे? नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। Point number 7, Biohar Ram Manohar Sinha illuminated, beautified and ornamented the original preamble calligraphed by प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसमें ये कहा गया है कि जो ब्योहर राम मनोहर सिन्हा थे उन्होंने इल्यूमिनेट किया था, ब्यूटिफाइड किया था, ऑर्नामेंटेड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और अच्छे से सजाया था, उसको काफ़ी ब्यूटिफाई किया था ओरिजिनल प्रियम्बल को, जो कि लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, द कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय वसंत कृष्ण वैद्य एंड एलिगेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा हिंदी वर्जन था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिखा गया था, वॉज डन बाय, उसकी जो कैलीग्राफी थी उसको हाथ से जो लिखा गया था वो लिखा गया था वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा, एंड उसको जो डेकोरेट किया गया था बहुत अच्छे तरीके से और एल्यूमिनेट किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। तो ये एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में बना था। उस टाइम पे कि ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा हिंदी लैंग्वेज में भी बनेगा। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1947 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया जाता है, और इसके तहत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 22, इसमें एक नया आर्टिकल लाया जाता है, आर्टिकल 394A। इसको इनेक्ट करके एक नया लॉ इंसर्ट किया जाता है कि जिसमें ये कहा जाता है कि
ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज। तो उसके थ्रू इसको ये कहा जाता है कि अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिंदी लैंग्वेज में भी अनुवाद या ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। Originally, the Constitution of India did not make any provision with respect to an authoritative text of the Constitution in the Hindi language। यही चीज़ कहा गया है कि ओरिजिनली ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी लैंग्वेज में भी कोई एक टेक्स्ट बनाया जाएगा, हिंदी लैंग्वेज में भी इसको कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन लेटर ए प्रोविज़न, बाद में क्या हुआ, एक प्रोविज़न आया इस रिगार्डिंग में, क्योंकि जो हमारा भारत देश है इसमें ज़्यादातर हिंदी जो है काफ़ी वाइड स्तर पर बोली जाती है, काफ़ी बड़े स्तर पर बोली जाती है। तो इसके लिए एक प्रोविज़न लाया गया कि लेटर ए प्रोविज़न इन दिस रिगार्ड वाज मेड बाय द 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। जो इसके लिए एक प्रोविज़न लाया गया 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 के थ्रू। दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 394A। तो जो ये अमेंडमेंट आया इसके थ्रू क्या हुआ कि एक नया आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 394A है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट पार्ट में, जो कि हमारा पार्ट नंबर 22 है, उसमें उसको इंसर्ट किया गया, आर्टिकल नंबर 394A को। ठीक है, और जो ये आर्टिकल 394A है, इस आर्टिकल में जो भी प्रोविजंस किए गए उनको हम अभी आगे पढ़ते हैं। दिस आर्टिकल कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजंस। इसमें वही कि जो इसमें ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इसमें ये प्रोविजंस किए गए थे कि जो भी हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो हिंदी लैंग्वेज में उसका जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उसके लिए हमने क्या क्या हमारे नियम होने चाहिए, क्या क्या लॉज होने चाहिए, क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, उनको बताया गया है। ठीक है, तो नंबर 1, द प्रेसिडेंट सेल कॉज टू बी पब्लिश अंडर दिस अथॉरिटी। इसमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको एक अथॉरिटी होगी कि वो एक बनाए, उनकी अथॉरिटी में क्या होगा, एक उनके अंडर एक जो ये है एक कमेटी बनाई जाएगी और वो इस चीज़ को पब्लिश करेगी। ठीक है, द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, कि जो ट्रांसलेशन किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी लैंग्वेज में किया जाएगा। द मॉडिफिकेशन, जो भी ज़रूरी मॉडिफिकेशंस हैं, टू ब्रिंग इट इन कन्फर्मिटी विद द लैंग्वेज, जो भी ज़रूरी चेंजेस हैं हिंदी लैंग्वेज में, स्टाइल में, टर्मिनोलॉजी में अडॉप्टेड इन द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल एक्ट्स इन हिंदी कैन बी मेड इन इट। वो चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे कि उसको अच्छे से अनुवाद उसका किया जा सके। ठीक है, उसका ट्रांसलेशन हिंदी लैंग्वेज में किया जा सके जिससे कि टर्मिनोलॉजी को अच्छा बनाया जा सके। उसमें प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार दिए गए थे कि वे अपने अंदर ऐसी अथॉरिटी बनाएंगे या फिर किसी को इसके लिए अपॉइंट करेंगे कि ऐसा किया जाए। ठीक है, उनके पास इस चीज़ की अथॉरिटी होगी। ऑल द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर सच पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट। ये कहा गया कि जितने भी अमेंडमेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक, देखिए जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो हमारा जो है 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट हो गया था। तब से लेकर अभी तक बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कहा गया कि जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उन सब को भी आप इसमें उसका पब्लिकेशन करेंगे और इन सब को भी आप हिंदी लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट करके आप जो हिंदी टेक्स्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें भी सेम लैंग्वेज में, सेम मतलब हिंदी लैंग्वेज में ही आप उनको भी ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अमेंडमेंट्स को भी इंक्लूड करेंगे सारे जितने भी अभी तक हुए हैं टिल 1987। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। ये कहा है कि जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी इंग्लिश में जितने भी अमेंडमेंट हैं उन सब का ट्रांसलेशन किया जाएगा हिंदी में। ये बताया गया है इस पॉइंट में। जो सेकेंड है the translation of the constitution and its every amendment published shall be construed to have the same meaning as the original text in English।
उन्होंने कहा कि जो ट्रांसलेशन है इस एक्ट में, एक जो ये आर्टिकल है 394 है, इसमें कहा गया है कि जो ट्रांसलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का और इसके जो प्रत्येक अमेंडमेंट का जो कि इसमें पब्लिश किया जा रहा है, कि उसकी जो मीनिंग होनी चाहिए, जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट इंग्लिश है उसकी तरह बिल्कुल सेम मीनिंग होना चाहिए, हिंदी में वही मीनिंग होना चाहिए कि जो हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा गया था, अगर आप हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं तो उसका जो मीनिंग है वो सेम मीनिंग आना चाहिए, ऐसा कहा। इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइजेज इन दिस मैटर, अगर इस मैटर में कोई भी अगर डिफ़िकल्टी आती है कि अर्थ सेम नहीं हो रहा है, सेम मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, अनुवाद हिंदी में सही से नहीं हो पा रहा है, तो द प्रेसिडेंट शेल कॉज द हिंदी टेक्स्ट टू बी रिवाइज्ड सुटेबली, तो इस बात के लिए प्रेसिडेंट के पास राइट होगा कि वो हिंदी टेक्स्ट को रिवाइज़ कर सकते हैं अपनी इच्छानुसार, जैसा भी उनको लगे वो उसको दोबारा उसको बोलेंगे कि आप सही से उसको मॉडिफाई करके लाइए, बिल्कुल उसकी वही ओरिजिनल जो उसका इंग्लिश में है वही उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करिए सेम मीनिंग में, ठीक है। पॉइंट थर्ड और लास्ट पॉइंट है, द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट published shall be deemed to be for all purposes its authoritative text in हिंदी। इसमें ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन है और इसके प्रत्येक अमेंडमेंट को कि जो भी इसमें पब्लिश किया जाएगा, इन सब को मान्य माना जाएगा फॉर ऑल पर्पसेस इट्स ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। इन्होंने कहा कि आप जितने भी अमेंडमेंट इसमें पब्लिश करेंगे, जो कि आप ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट जो हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन का बनाएंगे, हिंदी में जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट हमारा पूरा एक जो तैयार हो रहा है, उसमें जो भी आप चाहे वो अमेंडमेंट हो, चाहे वो आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जो भी उसमें नए अमेंडमेंट आपने पब्लिश कर रहे हैं, वो आगे के लिए एक डीम्ड माने जाएंगे, मतलब आगे उनको एज ए एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है, ठीक है, उनको उदाहरण के रूप में यूज किया जाएगा, उनको हर किसी भी ऑल पर्पजेस के लिए वो मान्य होंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर था। इसमें कोई लैंग्वेज इतना बिल्कुल भी टफ नहीं है, काफ़ी इजी लैंग्वेज है, बस एक या दो पॉइंट ऐसे थे कि जिसमें थोड़ा सा हमको समझने की ज़रूरत थी, वरना हम इजीली इस चैप्टर को कर सकते थे। और इस चैप्टर में से क्वेश्चन भी सीधे सीधे वन लाइनर्स ही आते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से, ठीक है। और मैंने ये आपको टेबल तो बताई दी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो ये हमारी ये दिया है कि स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया एज ऑन December 31st 1947। जब हमारा देश, देखिए 31 दिसंबर 1947 है, हमारा देश ये इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो स्टेट वाइज मेंबरशिप है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की उस टाइम पर, ठीक है। तो वो इसमें दिया है प्रोविंसेस, जो इंडियन प्रोविंसेस थे उस टाइम पे वो कितने थे, 229 थे। तो प्रोविंसेस में क्या क्या आते थे, मद्रास, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ईस्ट पंजाब, बिहार, सीपी एंड बेरार, असम, उड़ीसा, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, ये सब प्रोविंसेस इंडियन प्रोविंसेस आते थे, ठीक है। उसके बाद ये है इंडियन स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स जो थे उस टाइम पे वो 70 थे, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट, अगर आपसे 2-4 प्रिंसली स्टेट्स के कभी किसी ने नाम पूछ लिए तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, तो आप इनमें से कम ध्यान रखिएगा। जैसे हो गया अलवर, बड़ौदा, भोपाल, बीकानेर, कोचीन, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, कोल्हापुर, कोटा, मयूरभंज, मैसूर, पटियाला। तो वैसे थोड़ा बहुत आपको 2-3 भी पता होंगे तो ठीक है, एज फॉर नॉलेज। उसके बाद लास्ट टेबल ये दी गई है, सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट ए ग्लांस। इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप इसमें से पहला सेशन और अब इसका लास्ट सेशन ध्यान रखिएगा। जो इसका फर्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था December 9 to 23 1946 तक। सेकेंड सेशन जो हुआ है January 20 to 25 1947। इसका जो 10th सेशन हुआ है वो हुआ है October 6 to 17 1949। और जो 11th सेशन हुआ है वो हुआ है November 14 to 26 1949। इसमें लिखा गया है कि जो हमने अभी इसको पढ़ा भी था कि द असेंबली मेट वंस अगेन ऑन January 24 1950 व्हेन द मेंबर्स अपॉइंटेड देयर सिग्नेचर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, हमने पढ़ा था कि जो इसकी जो फाइनल सेशन हुआ था वो 24 जनवरी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें कि जो उसके मेंबर्स थे उन्होंने साइन किए थे। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन हाँ, चलिए एक और टेबल बची है, 2 और टेबल बची है, इनको भी कर लेते हैं। उसमें ये है कि जो
कॉन्स्टिट्यूशंस हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, उनको बनने में कितना टाइम लगा। जैसे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा है, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा है टाइम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, यानी 2 years 11 months एंड 18 days, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हाँ, ये था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इतना टाइम लगा। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स थे, और ये जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी वो नवंबर 1946 में बनी थी, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो है पहली कंट्री इसमें दी है यूएसए में बताया गया है कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने थे, 7, और जो इसका वर्किंग पीरियड था वो था 25 मई 1787 टू सितंबर 17 टू 1787। जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम लगा है वो है लेस देन 4 मंथ्स, यानी 4 मंथ से भी कम टाइम में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। दूसरी कंट्री है कनाडा जो है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं 147, और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो टाइम लगा था वो लगा था लगभग 2 साल और 6 महीने, यानी अबाउट 2 years and 6 months। और जो थर्ड कंट्री यहाँ पर है वो है ऑस्ट्रेलिया में जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है 128 आर्टिकल्स, और जो इसका जो वर्किंग पीरियड था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो था मार्च 1891 टू जुलाई 9 1900, यानी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लग गया, अबाउट 9 years लग गए इसको बनने में, ठीक है। उसके बाद है साउथ अफ्रीका जो है, ये साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, 153 आर्टिकल्स हैं, और इसका जो वर्किंग पीरियड है वो है अक्टूबर 1908 टू सितंबर 1909 तक का। और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, 1 year का टाइम लगा, 1 वर्ष का टाइम लगा है इसमें, है। उसके बाद इस चैप्टर की फाइनली लास्ट टेबल है, इसको भी पढ़ लेते हैं। जो अभी हमने इसका लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिंदी टेक्स्ट जो बनाया गया है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स रिलेटेड टू शॉर्ट टाइटल, ये पार्ट 22 के बारे में बताया गया है कि जो हमारा लास्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स रिलेटेड टू शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, हिंदी टेक्स्ट एंड रिपील्स। तो देखिए जो आर्टिकल 393 है उसमें शॉर्ट टाइटल उसका सब्जेक्ट मैटर है, आर्टिकल 394 है कमेंसमेंट। लेकिन जो हमारा जो टेक्स्ट वाली हमारी बात हुई थी कि हिंदी टेक्स्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके लिए जो 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 आया था उसके थ्रू ही ये जो इसमें आर्टिकल 394 ए नया एक इंसर्ट किया गया था पार्ट 22 में, जिसका सब्जेक्ट मैटर था ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज। ये आया था 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 के थ्रू, ठीक है, ये आर्टिकल। उसके बाद जो आर्टिकल 395 है इसमें आती है ये जो है रिपील कर दिया गया है आर्टिकल 395। चलिए ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा वीडियोस को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।